भारत के अमृतोत्सव, स्वतंत्रता के अमृतोत्सव 75वीं साल हमने मनाए, और कॉलेज, हमारे माउंट कार्मेल कॉलेज का भी ये 75th ईयर है सर। 1948 में कॉलेज की स्थापना हुई, तो इसलिए हमने ये व्याख्यान माला से कार्यक्रम शुरू किया है, और पूरे साल भर हमारे अलग अलग कार्यक्रम होते रहेंगे सर। इस बार हम आपसे ऑनलाइन मिल रहे हैं, अगली बार आपसे ऑफलाइन मुलाकात होगी। तो ये मंच सर आपका और विद्यार्थियों का है, क्योंकि एनईपी के पाठ्यक्रम में हम लोगों ने हर एक विमर्श को सम्मिलित किया है। जैसे पाठ्यक्रम डिजाइन करके हमें दिया गया है, उसके चलते दलित विमर्श, किन्नर विमर्श, स्त्री विमर्श, वृद्ध विमर्श, बाल विमर्श, स्त्री विमर्श, हर एक विमर्श को हमने सर कवर किया है। और हमने समकालीन साहित्यकारों का वेटेज 50% रखा है, और जो हमारे कालजयी रचनाकार है उनका हमने रखा है 50%। और ये एक सुविधा है समकालीन साहित्यकारों का, कि हमने उनसे उनकी रचनाएं मांगी है, और वे भी इस पटल पे आके बच्चों के साथ अपने जो है वक्तव्य शेयर कर रहे हैं। सर, आपका हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, आपके जैसे ज्ञानी गुणी इंसान आज हमारे बीच में हैं। ये मंच में शबनम को देती हूँ, शबनम इसको संभालेगी, हमारी स्टूडेंट है सेकेंड ईयर बीकॉम की। बेटा आप कंटिन्यू कीजिए। सर आपका स्वागत है। मेरे बच्चों सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग सर को ध्यान से सुनिए, और उसके बाद किसी के भी मन में कोई प्रश्न हो तो पूछना। ओवर टू यू शबनम, ऑल द बेस्ट बेटा। जी नमस्ते सर। तो नमस्ते। नमस्ते। मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, हर्ष आनंद की किलकिलाहट मिली। आपके आगमन से श्रीमान जी हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली। नमस्कार आप सभी मित्रों को। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच प्रोफेसर गणेश पवार जी मौजूद हैं। अपने व्यक्तिगत एवं साहित्य जीवन के कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। इस व्याख्यान को प्रारंभ करने से पहले मैं प्रोफेसर गणेश पवार जी का लघु परिचय प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सर, आपके बारे में इतनी सारी चीजें हैं कहने को, पर फिर भी मैं आपके सामने एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्रोफेसर गणेश पवार जी ने हिंदी में पीएचडी की सन 2003 में, और अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में प्रोफेसर के पद में नियुक्त हैं और वहाँ के विभागाध्यक्ष हैं। सर हर सेक्शन के कार्यकर्ताओं संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और अपनी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हो सर। सर ने बहुत ही सारे किताबें भी लिखी हैं हिंदी में, उनमें से मेरी प्रेमिका, मानक हिंदी भी है, और सर ने भी कन्नड़ में भी लिखी हैं किताबें, जिनमें से गुरुद्वारा नायक, जीरा साहिब, दर्शन भी हैं। प्रोफेसर गणेश पवार जी को बहुत ही सारे सम्मान मिले, और उनमें से कुछ ज्योतिया फूले जो सन 2007 में थी, वैचारा प्रभा सम्मान 2008 में थी, और हाल ही में महाप्रसिद्धि सारण कैके 2020 में। और सर ने समय समय पर बहुत ही कुछ कोटि के आलेख में अब उन्होंने प्रकाशित किए हैं, और उनके मार्गदर्शन में कई शोधार्थियों ने सफलतापूर्वक किया है, जैसे एमफिल, पीएचडी एवं पोस्ट और डॉक्टरेट भी किया है। अब मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप अपने वक्तव्य इस पटल पर रखें। धन्यवाद शबाना, आपने मेरा संक्षेप में परिचय दिया। सभी को मेरा नमस्कार।
माउंट कार्मेल स्वायत्त महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थी मित्रों, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कोयल विश्वास मैडम और मेरे प्रिय छात्रों में से एक रहे हैं डॉक्टर कुंडली राठौर जी और डॉक्टर अनुपमा जी हैं, कौशल पटेल जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक इतने बड़े महाविद्यालय में आप लोग पढ़ा रहे हैं और पूरे इस कार्यक्रम में 200-300 बच्चे अटेंड करना, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम कहलाता है। तो हम लोग आप भी जानते हैं कि आजकल के ज़माने में छात्रों की कितनी कमी होती है कार्यक्रम में, और वो भी आप ऑनलाइन कार्यक्रमों में इतनी भारी भीड़ में बच्चों को आपने जुड़ाया, बहुत काबिले तारीफ है मैडम आपको। मैं तहे दिल से सचमुच मैं बहुत पसंद करता हूँ इस महाविद्यालय को। आपके नेतृत्व में आपने इस कार्यक्रम निभा रहे हैं, बना रहे। तो चलिए मैं आज ना आपको आप लोगों ने एक विषय मुझे दिया आदिवासी और दलित विमर्श को लेकर। सबसे पहले विषय को लेकर मैं आपको अगर बताऊं कि शीर्षक को लेकर कि अपने आप में बहुत भारी विषय है ये दो। हाँ, तो ये दोनों भारी है और अलग अलग विधा है इन दोनों का। आदिवासी विमर्श के लिए बोलना पड़े तो कंटिन्यूसली आप बोलते जाएंगे और दलित विमर्श छूट जाएगा। दलित विमर्श पे बात करो तो फिर आदिवासी विमर्श छूटेगा। तो अच्छा हुआ आपने मुझे की नोट एड्रेस में इन दोनों को बोलने के लिए मजबूर किया है। मित्रों, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो दलित और आदिवासी है दोनों अलग अलग विधा हैं, दोनों अलग अलग बहुत बड़े बड़े विषय कहलाते हैं। और जैसे स्त्री विमर्श स्त्री लेखन, आदिवासी विमर्श आदिवासी लेखन और दलित विमर्श दलित लेखन अलग अलग होते हैं ना। तो उसी तरह से दलित लोग अपने आप में पारंपरिक रूप से वो दबे कुचले कहलाते हैं और वो एक तरह से दबते ही आ रहे हैं। और उसके लिए कौन वो दबा रहा है, कौन उसको प्रताड़ित कर रहा है, कौन उनको कुचलता जा रहा है, ये आप सभी जानते ही। तो एक वर्ग होता है वो इस तरह का काम करने वाला। तो यहाँ पर सदियों से इन चीजों को हम भोगत रहे हैं और भोग रहे। दलित एक व्यक्ति कहलाई, एक समाज कही है। तो यहाँ पर आदिवासी जो है ना उनके विपरीत है। आदिवासी वो कभी किसी से दबे हुए नहीं है, आदिवासी किसी से कुचले हुए नहीं जाते होते। आदिवासी लोगों की एक अपनी दुनिया है और उनका एक अपना समाज है और उनकी एक अलग संस्कृति होती है। और इन्हीं संस्कृति की वजह से वो जंगलों में मारे मारे भटक रहे हैं और दलित शहरों में रहकर दबे जा रहे हैं, आदिवासी जंगलों में रहकर कुचले जाते हैं। फर्क इतना ही माना जाता है। अब आपको लगता होगा कि शहरों में रहने वाले तो फिर सुधरना चाहिए, जंगलों में रहने वालों के पास कोई संस्कार नहीं है, मान लीजिए पढ़े लिखों के लोगों के माध्यम से अगर देखा जाए, इनके तरफ से देखा जाए। अब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इनके ऊपर मतलब कई तरह के दलित विचारधाराओं को अगर देखें, दलित लेखकों को और दलितेतर लेखकों में काफी अंतर हम लोग देखते हैं। क्योंकि दलित लेखक, अब एक सवाल सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि दलित हिंदी साहित्य इतिहास में दलित साहित्य को क्यों उठाना चाहिए, अलग लेकर हमें क्यों पढ़ना चाहिए, आदिवासी साहित्य को अलग ढंग से क्यों पढ़ना चाहिए। यहाँ पर दलित लेखकों का ये मानना है कि हमारे द्वारा लिखे हुए साहित्य को दलितेतर लेखक तो पढ़ते नहीं, और अगर उस साहित्य में इसको मिलाकर पढ़ा जाए, लिखा जाए,
तो वहां पर ये एकदम अलग सा एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाए। इसलिए इन्होंने क्या किया, एक बंडाय साहित्य जैसे आप कन्नड़ साहित्य में देखते हो, तो ये जो बंडाय साहित्य जिसको बोलते हैं ना, वो दलित साहित्य है। और मतलब उस साहित्य क्षेत्र से हिंदी का जो बहुत बड़ा विकसित साहित्य क्षेत्र है, उस साहित्य क्षेत्र में दबे हुए एक हिस्सा बनकर रहने वाले लोग क्या करते हैं, अपने आप को एक अलग ढंग से उभार कर लाना चाहते हैं समाज के सामने, पाठकों के सामने, विद्यार्थियों के सामने। तो इन्होंने क्या किया, फिर वो एक दलित लेखन शुरुआत की, फिर वो उसके माध्यम से दलित विमर्श शुरू हो गया। अब और एक सवाल ये खड़ा होने लगा कि दलित लेखक जब लिखते हैं तो उसकी विमर्शा कौन करे? अब दलितेतर लेखक अगर विमर्शक अगर इसकी विमर्शा करे तो वो तो न्याय नहीं होता। जैसे स्त्री पक्ष को लेकर हम बात करते हैं तो स्त्री साहित्य की विमर्शा कौन करे? पुरुष करेगा। पुरुष विमर्श करे तो फिर वो तो विपरीत है वहां पर स्त्री साहित्य। स्त्री साहित्य का मूल मुद्दा जो है वो तो पुरुष है वहां सबके सामने, लेकिन हालांकि वो उस तरह का नहीं है। लेकिन मानने वालों की धारणा यह है कि स्त्री सिर्फ पुरुष को डांटती है और उसी को टोंक रही है। तो इसकी जो विमर्श करने वाले लोग हैं ना, ये पुरुष हो गए। और इसलिए स्त्री साहित्य आज भी ना, आपको बताता हूँ, उतने बड़े पैमाने पर उभर कर नहीं आया। उनके लेखने को उतना बड़ा न्याय नहीं मिला। जब तक स्त्री साहित्य को लेकर, स्त्री लेखन को लेकर कोई स्त्री विमर्शक अगर उसकी आलोचना करे, तब उसको ढंग से न्याय मिलेगा। वही बातें आपको मैं बताता हूँ दलित साहित्य को लेकर। अब दलितेतर लेखकों का मानना यह है कि दलित लोग तो सिर्फ वो एक भले लोगों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एक अच्छे खासे संस्कारी लोगों के बारे में वो लोग गाली गलौज देते जा रहे हैं, तो उनको भला हम क्यों पढ़े? अब ये क्या हो रहा है, दलित जो लेखक है, दलित जो कवि है, नाटककार है, वो दलित तो अपनी जो भड़ास है उसको बाहर निकाल रहा है। अब पढ़ने वाला भी अपना ही हो गया। अब आपने दलित विमर्श, दलित लेखन अलग एक विधा बनाकर ही रख दिया है, तो फिर पढ़ेंगे ही नहीं वो। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, किसी कॉलेजों में, महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम के रूप में हम लगा रहे हैं उसको, तो पढ़ने वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुसंख्यक नहीं होता, एक बहुत कम संख्या होगी वहां पर। और उसके ऊपर ज्यादा हमदर्दी रखने वाले, उसके संबंध में ज्यादा जानकारी रखने वाले ही लोग उसको पढ़ेंगे। तो समस्या ये हो रही है यहाँ पर, जब तक आप ना अनिवार्य रूप से उसको न रखेंगे ना, तब तक वो लोग नहीं पढ़ेंगे। तो ये वैसे ही एक आदिवासी, मैं आप लोग दोनों को कंपेयर करते निकलना चाहता हूँ यहाँ पर। वैसे ही आदिवासी लोग हैं। अब आदिवासी लोगों को सरकार भी मान्यता देती जा रही है SC ST के रूप में, है ना। एससी कहीं SC के शेड्यूल कास्ट के रूप में रख रहे, जनजाति और ये फिर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रूप में उनको रखा जा रहा है। तो यहाँ सरकार क्या करती है, आदिवासी हम लोग किसको माने? सवाल ये उठ रहा है। लेखक तो आदिवासी कहला लिया, अब माना किसको जाए आदिवासी? तो उन्होंने क्या कि सरकार ने क्या किया, उसको 5 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया। तो वो जो 5 कैटेगरी है, भौगोलिक एकाकीपन होना चाहिए, और विशिष्ट संस्कृति उनमें होनी चाहिए, और उसके बाद पिछड़ापन उनका होना चाहिए, फिर उसके बाद संकुचित स्वभाव के लोग हों, फिर आदिम जाति के उनमें लक्षण दिखें। आपको बताता हूं, ये संकुचित स्वभाव जो होता है ना, जब मैं एक बार मध्य प्रदेश अमरकंटक गया था किसी काम के सिलसिले में, वहां पर आदिवासी बहुत सारे लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। और उन लोगों में आपको बताता हूँ, वैसे क्षेत्र में तो विभाजित है ही अलग अलग राज्यों में। वैसे आप देखिए यहाँ पर उड़ीसा में ये आदिवासी मुख्य धारा में दिखाई देगी आपको, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मिलेंगे बहुसंख्यक के रूप में। और गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में इनको अल्पसंख्यकों के रूप में देखा जाता है। मतलब संख्या बहुत कम है, लिमिटेड है। और उसी तरह से
भारतीय पूर्वोत्तर राज्यों में इनको बहुसंख्यक के रूप में बहुसंख्यक माना जाता है, जैसे मिजोरम है। और इनमें संविधान के 5वीं अनुसूची में इनको अनुसूचित जनजातियों के कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये जो आदिवासी लोग हैं ना, इनके खान-पान, रहन-सहन, वोट, पहनाव सब डिफरेंट होता है। ये न दलित लोगों से मिलते-जुलते नज़र आएँगे आपको, कोई और लोगों से भी इनका कोई लेना-देना नहीं होता। ये जहाँ पर भी पत्थर तोड़ने का काम करेंगे ना रास्तों के किनारे, मैं बता रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश जब गया था मैं, तो वो अमरकंटक आप लोगों ने नाम सुना होगा। अमरकंटक एक बहुत छोटा-सा मतलब एक इलाका जहाँ पर ये जनजातीय लोग बसते हैं। और ये रास्ते के किनारे पर पत्थर वगैरह तोड़ने का काम करते हैं और उनके बिल्कुल बगल में जाकर ठहरेंगे तो भी सर उठा के आपको नहीं देखेंगे। अपने कामों से मतलब रखते हैं ये लोग। और ऐसे लोग किसी से लेना-देना नहीं करते। बहुत मतलब अपनी दुनिया में खोए हुए लोग हैं। अगर हम लोगों को मतलब हम लोगों की एक राजनीति होती है ना, दिखावे में भी राजनीति होती है, वोट पहनाव में भी राजनीति होती है। उन लोगों में ऐसे कोई हरकतें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो ये आदिवासी कहलाते हैं। और दलित जो है आजकल ना ये बहुत मतलब एक तरह से क्या है, जाति से पिछड़े हुए लग रहे हैं, प्रताड़ित लग रहे हैं और पिछड़े हुए वर्ग कहलाते जा रहे हैं। लेकिन इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन ज्ञान की वजह से आ गया। शिक्षा क्षेत्र में इन लोगों की महती भूमिका है। ऐसे कोई पहले के ज़माने की तरह आप उनको आँक नहीं सकते आप। तो आज समय बदल चुका है और इनको आप अलग ढंग से एक पढ़े-लिखे लोगों के वर्ग में रख कर देख सकते हैं। फिर भी समाज में उनके प्रति जो देखने की नज़रिया है ना, वो वहीं की वहीं है। परिवर्तन वहाँ पर देखने की दृष्टि से कहीं पर नहीं आया, ऐज़ इट इज़ है। अब मेरा एक और सवाल ये उठता है कि अब ये जो विस्पातियों की हक है ना, इनके आदिवासियों का जो हक है, उनके लिए लड़ेगा कौन? दलितों के लिए लड़ने वाले तो बहुत हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर ज्योतिराव फुले से लेते हुए दिलीप काठेरिया, संजय बाग और चौथीराम यादव और ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे लोग सारे रचनाओं के माध्यम से भी वो लड़ते ही आ रहे हैं। अब ये लड़ रहे हैं, तो इनकी आवाज़ सुनने के लिए सरकार तैयार हो गई। जब ये इनके साहित्य का कोई महत्व नहीं दिख रहा था, तब इन्होंने क्या किया, जबरन उसको उस पाठ्यक्रमों में भी घुसा दिया और उनको पढ़ने वालों की संख्या भी अब ज़्यादा बढ़ गई। अब आदिवासी जो दबे मतलब इनको जो किसी के नज़रों में ये लोग दिखने वाले नहीं थे, जिनको आप विस्थापी माने जाते हैं, आप कहते हैं, इनके हक में कौन लड़ेगा? इनका लीडर कोई नहीं होता। क्योंकि इन लोगों को तो काले अक्षर भैंस बराबर है ना, ये तो शहरी दुनिया को जानते ही नहीं, पढ़े-लिखे लोगों का चेहरा भी नहीं देख सकते ये। इनके पहनने के लिए कपड़े तक नहीं मिलते, पेड़ पत्तों से पेड़ों से पत्ते जुटाना, उन्हीं को पिरोकर वो अपने बदन पर लपेट कर घूमने वाले लोग। और अब इनको हम शहरों में लाना चाहते हैं और इनको शहरदारी की जो भनक है उसको हम लगाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं उसके बारे में। मैं बताता हूँ आपको, हर एक व्यक्ति को जीने का हक होता है। उसके उसको ज़बरदस्ती आप कहीं ले जाकर बदल नहीं सकते। परिवर्तन करो, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसके संस्कारों में दखल-अंदाज़ी नहीं कर सकते। उसके खान-पानों में रहन-सहन, ओढ़-पहनाव में कोई परिवर्तन आप हम लोग नहीं ला सकते। क्योंकि अगर हम लोगों ने ऐसा काम किया, तो मैं आपको बताता हूँ, उनके हक को हम छीन रहे हैं। ये संविधान के खिलाफ होगा। परिवर्तन देखिए उनके लिए मूल जो बातें हैं ना, जो बेसिक जो उनकी समस्याएँ होती है, चाहे आप रोड माँगते हैं वो लोग तो उनको उसकी रोड करवा दीजिए जहाँ पर वो बसे हुए रहते हैं। चाहे तो उनके लिए शिक्षा देना जो वो पसंद करेंगे तो उनको शिक्षा भी दे दीजिए आप। या बिजली की व्यवस्था की वो माँग कर रहे हैं तो बिजली की व्यवस्था करवा दीजिए। लेकिन किसी के हक को हम ज़बरदस्ती छीन नहीं सकते और उनको आजकल आपको बताता हूँ, कोई भी आदिवासी जंगल छोड़कर शहरों में आकर बसने के लिए तैयार नहीं है।
इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ। जब मैं मध्य प्रदेश के वो जो उसको झारखंड वाला इलाका और मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक इलाका है ना, वहाँ मैं जैसे पूरे 8-9 दिनों तक हम लोगों ने उनके पास मैं उनके पास रहा और उनके साथ ही वो जैसे खाद्य का सेवन करते उस तरह का खाद्य मैंने सेवन किया। तो ये ना आपको बताता हूँ वो कभी हम लोगों जैसे बनना पसंद नहीं करते। और उनके साथ रहते-रहते मुझे भी ऐसे लगना कितना सुंदर दुनिया है ये, कितने सुंदर जीवन यापन कर रहे हैं ये लोग। किसी से लेना नहीं देना नहीं है, किसी की पॉलिटिक्स नहीं है, किसी को झगड़ा लगाना नहीं है। अपने आप में मस्त रहते वो लोग। तो ऐसे लोगों के बारे में हम लोग साहित्य की अगर माँग करेंगे ना, तो ये तो ज्ञान नहीं है उनके पास, अक्षर का ज्ञान नहीं है, लिखावट नहीं है उनके पास और उनको लिखो बोलेंगे तो अपने चरित्र को बनाओ, कैसे लिख पाएँगे? ऊपरी तौर पर हम लोगों ने देखा ये झारखंड की जो लेख कवयित्री है निर्मला पुतुल जी वो लिखती हैं। उसके बाद मोतीलाल जी है, महादेव पट्टी है, ग्रेस कुजूर हैं। ऐसे लोग लिख रहे थोड़े बहुत लोग हैं, बहुत गिने-गिने लोग ही हैं होंगे। आदिवासियों के बारे में अब जो आलोचना की जा रही है ना, वो आदिवासियेतर लोगों से की जा रही है। आदिवासी साहित्य का अगर किसी ने लिखा साहित्य को अगर किसी ने लिखा है, तो आदिवासियेतर लोगों के द्वारा वो लिखा जाए। बहुत कम लोगों का साहित्य आपको देखने को ऐसे में कई बार ये हम लोग इधर-उधर भाषण करते रहते हैं या कहीं विचार-विमर्श करते रहते हैं तो लोग बोलते रहते हैं कि प्रेमचंद किसानों के बारे में लड़ते रहे और वेश्या समस्याओं के बारे में उन्होंने आवाज़ उठाई और उसके बाद शहरी लोगों को न्याय दिलाने के पक्ष में चले गई। गाँव कस्बे में रहने वालों को वो अकल की बातें सिखाते चले गए। लेकिन आदिवासी दलितों की वो बातें भी उन्होंने कही। आदिवासी लेखकों में लोगों के बारे में उन्होंने हमदर्दी क्यों नहीं जताई? ये बातें आलोचकों में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। प्रेमचंद का एक गोदान उपन्यास है और एक सदगति कहानी, इन दोनों में एक सदगति कहानी और गोदान उपन्यासों में आपको ये बात देखने को मिलेगी। क्योंकि ये शहरी लोग जो है ना ये शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं, है ना? तो शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं, वहाँ पर एक आदिवासी स्त्री से इनकी मुलाकात होती है। और भले ही प्रेमचंद उसको अनाप-शनाप कुछ भी उन पात्रों के माध्यम से कहा होगा उस स्त्री के बारे में, लेकिन मांसल शरीर जो अट्टा-खट्टा भरा हुआ था उसका, उसको देखकर ये जो शहरी नाम याद नहीं आ रहा उसका मुझे वो एक ही मिनट आप थोड़ा ये क्या करते हैं उससे कंपेयर करने के लिए सोचते हैं। कंपेयर इसलिए करते हैं कि ये मेरी पत्नी से भी ना देखने में सुंदर लगती बोलता है। तो इसमें कहाँ है पता नहीं चला मुझे, मैं बताता हूँ याद आते ही आपको। खैर उसको छोड़िए मैं बाद में आपको बताऊंगा उसका याद नहीं आ रहा मुझे। तो प्रेमचंद इनके बारे में जब प्रेमचंद को किसी ने सवाल किया था कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आदिवासी लोगों के बारे में क्योंकि जब प्रेमचंद लिखते थे ना तो आदिवासियों की समस्याएं इस तरह के उभर कर कभी नहीं आई। जैसे दलितों की समस्याएं सबके सम्मुख उभर कर आ रही थी आजादी के पहले वाली बात बता रहा हूँ और उन्हीं बातों के ऊपर प्रेमचंद ने फोकस किया। चाहे किसी भी जाति वर्ग के लोग क्यों न हो, वहां पर उन्होंने क्या किया न उच्च वर्ग को देखा न निम्न वर्ग को देखा।
सभी को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने उस कोड में दौड़ लगाई थी। और बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि प्रेमचंद ब्राह्मण स्त्रियों को ज्यादा मतलब उनके बारे में कुछ नहीं लिखते, सिर्फ दलितों के बारे में ही वो लिखते जाते, जैसे ठाकुर का कुआं हो गया। फिर क्या है वो सवा सेर गेहूं वाली बातें उन्होंने कही है ना। तो ये छुआछूत वाली बातें करते रहते और सिर्फ ठाकुर उच्च वर्गीय जो लोग होते उनके बारे में टोंकते ही चले जाते। आप लोगों ने अगर सेवा सदन उपन्यास को पढ़ा है तो वहां पर तो सुमन जो कैरेक्टर है ना वो भी तो ब्राह्मण की थी और वो वेश्या बन गई। मतलब प्रेमचंद ने कही उसको चाहे तो वो रोक सकते थे उसको, लेकिन प्रेमचंद ने वो काम नहीं किया। प्रेमचंद ने बहुत सोच समझकर सभी जाति वर्गों के बारे में उन्होंने न्याय किया है और सभी के बारे में उनको थोड़ी बहुत हमदर्दी थी, इसलिए वो न्याय दिलाने के पक्ष में जाते थे। बहुत सारे लोग कहते थे कि गांधी जी से डर कर या उच्च वर्गीय लोगों से डर कर वो अम्बेडकर के साथ घूमना फिरना बंद करते थे। ऐसी बात नहीं है। अगर हम अच्छी तरह से प्रेमचंद को पढ़ लेंगे ना तो बातें उस तरह की नहीं होती। वो समय जो था उसके हिसाब से प्रेमचंद को चलना पड़ा और डटकर उन्होंने साहित्य क्षेत्र में समस्त वर्गों के बारे में काम उन पर प्रेमचंद ने किया है। और उसी तरह से आदिवासियों को लेकर आपने फणीश्वरनाथ रेणु का एक उपन्यास है महिला आंचल, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आदिवासियों में वो इसी तरह से मैंने बताया ना आपको कि दलितेतर या आदिवासीतर लेखक लोगों ने ही काम किया। और इन लोगों को आप अभी अभी हाल ही में हमारे एक देश के बहुत बड़े उच्च स्थान पर पहुंचने वाली द्रौपदी मुर्मू जी जो ये राष्ट्रपति के ओहदे पर पहुंची है। ऐसे बहुत लोग कम लोग हैं जो बड़े बड़े ओहदे तक आज तक आकर पहुंच रहे हैं। अदरवाइज दुनिया में इनके लिए बहुत कम मौके मिलते थे और इसलिए पिछड़े हुए लोग या फिर दबे हुए लोग कहलाते थे। इनमें एक तरह से क्या है स्पष्ट रूप से हम बोलते रहते हैं कि प्रेमचंद जैसे आपको बताया था ना मैं अभी कि किसी आदिवासियों में हस्तक्षेप उन्होंने नहीं किया था। उसके लिए प्रेमचंद इनकी जड़ों तक प्रहार करने की उन्होंने कोशिश की थी। मतलब आदिवासी का मूल जो है उसको, लेकिन बाद में उनको लगा कि इनके जड़ों को अगर मैं खोजता बैठूं तो समय व्यर्थ का रहेगा, क्योंकि उस समय पर आदिवासियों को लेकर मैंने बताया आपको कि किसी को ज्यादा लगाव नहीं था। तो इसलिए उस विषय को वहीं पर वो छोड़ जाते हैं और दलित वर्गों के पीछे वो लेते हैं। और इन वहां पर जो महाजनी लोग होते हैं ना तो उनके जड़ों को उन्होंने जरूर टटोला है कि महाजनी लोग न दलित लोगों को जीने दिया था और न आदिवासियों को शहरों में आने दिया था, ये मानना है आलोचकों का। तो प्रेमचंद जस्ट उन्होंने उनको उन लोगों को एक तरह से क्या है छूने तक उन्होंने काम किया, बस बाकी कुछ भी नहीं था। और वहां पर इसलिए केदार प्रसाद मीना ने उन्होंने एक जगह पर लिखा है कि प्रेमचंद रेणु संजीव और रणेंद्र आदि का साहित्य आदिवासी साहित्य न सही पर आदिवासियों की समस्याओं पर लिखा गया महत्वपूर्ण साहित्य माना जाता है। तो वे इस निष्कर्ष के साथ उपस्थित होते हैं कि उनकी रचनाओं में आदिवासी जीवन की झलक इतनी ही है जितनी उस जगह पर आदिवासी आबादी है। ठीक है। उनका यह भी प्रश्न है कि यदि आज की आदिवासी राजनीति छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में संशोधन के जरिए आदिवासियों की जमीन खरीदी बिक्री के मार्ग को प्रशस्त कर रही है तो उसमें इसमें कोई हाँ अगर कर रही है तो प्रेमचंद भला इसमें क्या कर सकता है, ये सवाल उठ रहा है वहां पर। क्योंकि प्रेमचंद तो किसी की जमीन हड़प नहीं रहा था, जो लोग हड़प रहे थे उसको वो रोक लगा रहे थे। और उतने से ही यहाँ पर न शोषित और शोषक वर्ग के जो लोग हैं वो इनको टारगेट बना लिए थे। इधर शोषित लोग बोलते थे कि जानबूझकर प्रेमचंद ने हमारी जमीन मतलब हड़पने लगा दी शोषक वर्गों से, और शोषक वर्ग के लोग बोलते थे कि प्रेमचंद ने हमारे खिलाफ काम किया और शोषित वर्गों के भलाई के लिए वो सोच रहे हैं। तो मतलब दोनों तरफ से पीटे जा रहे थे प्रेमचंद। दोनों वर्गों के लोग इनको पसंद नहीं करते, इससे हमें स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए आपको उनका एक कायाकल्प उपन्यास है ना, उसमें सूरदास अंधा भले ही हो लेकिन बहुत बड़ा जमींदार था। जब ये
वैश्वीकरण, बाजारवाद और उपभोक्तावाद की जो बातें हम करते रहते हैं, और इसकी भनक उस उपन्यास के सूरदास को लग जाती है। और सूरदास के जमीन को ये लोग किस तरह से हड़पते, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से प्रेमचंद ने उसका विस्तृत रूप से लिखा है प्रेमचंद ने। लेकिन जमींदारी लोग बाद में जो आदिवासी लोग जो है ये दलित लोग जो है, दलित विमर्शक ये इल्जाम लगाने लगे कि प्रेमचंद ने जानबूझकर एक दलित व्यक्ति को जमीन दिलाई और जमीन दिलाने के बाद भी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। इस तरह की बातें बहुत सारे आलोचक करते रहते हैं, लेकिन प्रेमचंद की वो गलती नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर अच्छी तरह से अगर उस कायाकल्प वगैरह उपन्यासों को हम पढ़ेंगे, छेवाद सदन गोदान को अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमें स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमचंद ने जो किया था वो सही समय पर सही विषय को लेकर उन्होंने उजागर किया। और एक बात यहाँ पर बताता हूँ आपको मैं, इसी प्रकार आदिवासी विमर्श दलित विमर्श का रास्ता अख्तियार करता है। तो किसी दिन फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में भी कहा जा सकता है कि उन्होंने महिला आंचल में संताली को पीड़िता दिखाकर आनंद प्राप्त किया, उन्होंने अपमानित किया, जो कि सत्य नहीं था। उस उपन्यास में रेणु जी ने महिला आंचल में जिक्र करवाया है। संथालों को, संताली जो जाति है, उनको वहां पर पिटाते हुए रेणु ने मजा लिया है, आनंद उठाया हुआ। भला इसमें रेणु का क्या दोष है? रेणु भला कर क्या सकता था इसमें, है ना? तो रेणु का वो इंटेंशन नहीं था। जो पात्रों के माध्यम से जो घटनाएं होनी थी उनको उन्होंने करवाया। और अब हम लेखकों को जाकर, जैसे शिवराम कारंत जी को दोष लगाते रहते हैं ना कि शिवराम कारंत ने एक दलित को इसी तरह से जमीन दिलाकर फिर उसको छीन लेता है करके, और अंत में मरते वक्त कन्नड़ का शिवराम कारंत की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो बोलते हैं कि दो गज जमीन मरते वक्त भी एक दलित को उन्होंने बख्शा नहीं है। तो इतने निर्दयी, इतने कठोर लेखक थे करके बोलने वाले भी लोग। हम लोग एक साहित्यिक विद्यार्थी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि सही क्या होता है उसको हम लोगों को परखना चाहिए। यूं ही किसी ने देखिए आलोचना करने वाले हम ही में से एक होता है, ठीक है, और आलोचक हम लोग भी आलोचक होते हैं, तो हम लोग उसको पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद न्याय दिलाने के लिए चाहे जिस तरह से हम सोच सकते हैं, सोचने के लिए हमें आजादी मिली हुई है। तो इसलिए ऐसा सोचकर किसी लेखक को उस तरह से टोकना वगैरह करना वो बहुत गलत होता है। और आदिवासी समस्याओं पर रणेंद्र और संजीव जैसे अच्छे लेखकों की रचनाओं को भी, उनके पात्रों को भी हम चुन सकते हैं। उन्होंने कुछ लेखक जो है इस तरह के दलित लेखक, आदिवासी लेखक डायरी के माध्यम से, रिपोर्टाज के माध्यम से, या फिर नाटकों के माध्यम से, कहानी, उपन्यास, निबंध तो छोड़ एक तरफ रख दीजिए, संस्मरण, रेखाचित्र के माध्यम से भी इन लोगों ने दर्शाया, चित्रित किया है। और बहुत कम संख्या में है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये लेखक बहुत। अब जैसे रणेंद्र को आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि दलित जीवन किस तरह का होता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को लेकर भी आप देख सकते हो, या पवार को लेकर आप देख सकते हो, है ना। और उसी तरह संजीव के उपन्यासों को पढ़ने के बाद भी आपको लगेगा कि क्या दलित इस तरह से जीवन यापन करते थे, या आदिवासी ऐसे जीवन यापन करते थे। सवाल जरूर आपके मन में उठेगा। लेकिन इनको पढ़ने वाले लोग जो होते हैं ना, वो दलित लेखक नहीं होंगे, सिर्फ दलित लेखक होंगे या दलित पाठक होगा, आदिवासी पाठक मात्र होगा। इसलिए इनकी रचनाएं दब जाती हैं। जैसे प्रेमचंद का हाईलाइट क्यों हो रहा है? प्रेमचंद को पढ़ने वाले समस्त वर्ग के पाठक वर्ग है ना, तो इसलिए वो प्रेमचंद पॉपुलर है और वो कथा सम्राट कहा जाता है। और उसी तरह के एक सम्राट को आप आदिवासी दलितों में ढूंढने की प्रयास कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इनमें भी कोई है जो इस तरह का लिखा करता या लिखता है। लेकिन हम एक बहुत बड़ा वर्ग जो होता है पाठकों का, वो अलग है, और एक कम वर्गीय मतलब पाठकों वाला एक जो वर्ग होता है, वो सिर्फ इनको पढ़ता जा रहा है, और इसलिए इनके बारे में कोई न्याय नहीं मिल रहा है। तो आज इनको आप अगर किसी पाठ्यक्रम में पढ़ोगे ना, आदिवासी विमर्श या आदिवासी लेखन, या फिर दलित विमर्श, दलित लेखन, ये सारे एक तरह से विधा के रूप में बैठते हैं, और एक चॉइस है इनमें। आप ले चाहे तो दलित विमर्श पढ़ सकते हो, या
आदिवासी विमर्श पढ़ सकते हो, या आदिवासी लेखन, आदिवासी ये दलित लेखन या स्त्री लेखन, ये भी उनमें जुड़ गया। तो ये सिर्फ चाहे तो पढ़ सकते हो, चॉइस है आपके पास, कंपलसरी वाला नहीं है। तो इसलिए चॉइस होने से क्या हो जाता है ना, हमारा ये जो थिंकिंग लेवल जो होता है वो डाउन हो जाता है, तो उसको अलग हटा कर रख देते, चलो ये न सही ये ले लेंगे, ये न सही ये ले लेंगे, इस तरह से। और आदिवासी समस्याओं में लिखने वाले, जैसे मैंने आपको बताया ना, रणेंद्र और संजीव को देखकर बहुत जबरदस्त इन लोगों ने उनका पर्दाफाश किया है। उनको किस तरह के लोग, कैसे कैसे लोग उनको प्रताड़ित करते हैं, कैसे कैसे उन लोगों को पछोड़ते हैं, और कैसे वो दबते चले जाते हैं सोसाइटी में। बहुत खूबसूरत ढंग से इन्होंने चित्रित किया है उसमें। और संजीव रणेंद्र के आदिवासी इलाकों में काम करने वाले पात्रों में से आपको बताता हूँ, सुदीप है, किशन जो आदि इस तरह के जो पात्र है, और दीकू नहीं कहे जा सकते उनको। इनकी डायरियों में महज उनकी निजी डायरिया वो मानी नहीं जाती, क्योंकि अब पाठकों का, आलोचकों का वर्ग भी ऐसा हो गया कि वो डट कर ये नहीं कह सकता कि इसी पक्ष वाला ये डायरी, ये उपन्यास है, इन्हीं से संबंधित, इन्हीं के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, बोल नहीं सकते, क्योंकि आलोचक जो है ना वो डरता है हमेशा सोसाइटी से कि कहीं लोग मुझे आदिवासियों के फेवर वाला न बोल दे, दलितों के फेवर वाला न बोल दे। इस तरह से वो साहित्य को लेकर अच्छी तरह से विमर्श नहीं करता। और ये आदिवासी विस्थापन और उसके खिलाफ संघर्ष के दस्तावेज भी कहे जा सकते हैं। इनको सरकारें इन्हें दर्ज करती हैं कार्यालय तौर पर, विस्थापित करने वाली कंपनियां भी मानी जाती है। और निरक्षर आदिवासी तो दर्ज कर ही सकते हैं। ऐसे में इन लेखकों की रचना और उनके पात्रों की डायरियों का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए इन लेखकों के साहित्य को दीकू साहित्य कहना आदिवासी विमर्श का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। जनसत्ता में प्रकाशित आलेख आदिवासी विमर्श के रोड़े के जरिए केदार प्रसाद मीणा आदिवासी विमर्श को सहानुभूति और समानुभूति वाली बातें करते रहते हैं। जैसे यह इनके लिए सहानुभूति और समानुभूति वाली है, और स्वानुभूति और सहानुभूति और समानुभूति वाली जो बातें आदिवासियों के लिए काम करते रहते हैं, ये सेम ऐसे ही दलित लोगों को लेकर भी कही जाती है। जब वो सहानुभूति की बात होती है ना लेखकों में, वो खुलकर आ जाती है। और जैसे प्रेमचंद है, और प्रसाद को लेकर देख सकते हो, और फिर फणीश्वरनाथ रेणु को भी ले सकते हैं आप, या फिर नागार्जुन को लेकर हम देख सकते हैं, अमृतलाल नागर को लेकर देख सकते हैं, है ना, रांगे राघव को देख सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये सहानुभूति जतला रहे इन लोगों के बारे में। सहानुभूति अगर है, खुद एक व्यक्ति दलित या आदिवासी हो और वो खुद भोगा हुआ हो, तो उसके लेखनी में वो ताकत भर जाती है और स्पष्ट रूप से झलकती है वो पन्नों पर। लेकिन ये लोग क्या करती है, जब दलितेतर या आदिवासीतर लेखक लोग लिखने लग जाते हैं, तो इनमें वो ताकत नहीं उभर कर नहीं आती, इसलिए इनके साहित्य कमजोर हो जाती है कैसे। तो ऐसे में आदिवासी और दलितों को लेकर ज्यादा मैं अभी कोई विस्तार रूप से विमर्श करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि इनका जब हम कोई किताबों को लेकर विमर्श करने लग जाए तो बहुत डीपली उतरना पड़ेगा। तो आप लोगों ने दिया है मुझे कभी आधा घंटा 45 मिनट का, तो लगता है आपका समय हुआ है शायद। तो इसलिए इसको कभी हम लोग खुले मंच पर कभी मौका मिला, मैडम कोयल विश्वास मैडम अगर मौका दे उस तरह का, तो जरूर हम आपके महाविद्यालय में आएंगे, बहुत जबरदस्त व्याख्यान किसी एक विषय को लेकर दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जरूर होगा। क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि कम से कम एक शुरुआत हो जाए, और बस इसमें बच्चों ने एक थोड़ा सा उनको टेस्ट मिला, और इसके बाद इस पर बहुत लंबी चर्चा होगी। सर शबनम, मेरे ख्याल से बेटा आपके पास एक दो सवाल हैं, तो आप सर से पूछ लीजिए, उसके बाद औपचारिक रूप से राठौर सर धन्यवाद ज्ञापन कर देंगे। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके इस व्याख्यान से हम बहुत
लाभान्वित हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो सुनते ही जाए, मगर अरे, समय की अपनी सीमा है। अब मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ सर। दलित विमर्श पर जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। आपके अनुसार इसके पीछे क्या कारण हो सकता है सर? हाँ देखिए, मैंने आरंभ में ही कहा है, दलित एक तो मैं बताता हूँ आपको कि कभी भी किसी भी विधा को ना साहित्य से अलग हटाकर पढ़ना उतना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा, ठीक है? क्योंकि दलित साहित्य अपने आप में बहुत बड़ा सागर है। हाँ, तो वहां पर अगर आप ना सेपरेटली दलित साहित्य को लेकर या दलित लेखन, दलित विमर्श को लेकर पढ़ाई करोगे, तो मैंने कहा है आरंभ में कि एक वर्ग मात्र उसको अध्ययन करेगा, और जब वो वर्ग एक ही अध्ययन कर रहा है तो बाकी वर्ग को पता ही नहीं है कि वो एक विमर्श वहां चल रहा है साहित्य। तो इसलिए इसको जब हम कंपलसरी पाठ्यक्रम बनाएं, तब जाकर ना सब तरह के लोग इसको पढ़ेंगे, तब उनको पता चलेगा कि दलित साहित्य असल में है क्या, क्या उन लोगों को उनके साथ क्या क्या बातें बीती है, क्या क्या उन लोगों ने भोगा है, और किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया है, आदि बातों को लेकर आप देख सकते हैं। इसी वजह से वो दलित साहित्य उभरा हुआ है, दबा हुआ नहीं बोलता आज मैं, उभरा हुआ है, लेकिन बहुत कम संख्या में लोग उसको पढ़ते हैं। धन्यवाद सर। दूसरा सवाल, आज दलित समाज पढ़ लिख कर बहुत आगे निकल चुके हैं, पर मगर साहित्य को क्षेत्र में अधिक लोग नहीं आ पा रहे हैं सर। कोई उपाय बता सकते हैं आप जिससे दलित विमर्श आप पर अधिक काम हो पाए? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। अब ये बातें ये ऐसी हो जाती है ना कि एक वर्ग की बातें हम करने लगे तो उसके ऊपर अब आलोचना कौन करे, या फिर शोध कार्य कौन करेगा? शोध कार्य करने वाले भी एक ही वर्ग के लोग हैं। उसको बहुत सारे लोगों के दिमाग में आज भी वो उस तरह का एक क्या पर्दा पड़ा हुआ है, उसको हम हटा नहीं पा रहे कि ये साहित्य इसको पढ़ना चाहिए। जैसे स्त्री विमर्श है या स्त्री लेखन को मैं उसका उदाहरण दे रहा था मैं आपको। स्त्री विमर्श या स्त्री लेखन पाठ्यक्रम में हम किसी विश्वविद्यालय में एज ए बोर्ड ऑफ स्टडीज मेंबर या मैं इस तरह का लगाता हूँ ना जाके कहीं, तो या फिर एडवाइस करते हैं, तो वहां पर स्पष्ट रूप से एक उभर कर आता है कि नहीं नहीं, एक ही वर्ग पढ़ेगा उसको। मतलब स्त्रियों के द्वारा लिखा हुआ साहित्य स्त्री ही पढ़ेगी उसको, पुरुष अध्ययन करने से कतराएगा। तो मैं बोलता हूँ कि हमारे दिमाग से इस तरह के जो बातें हैं ना, ये दूर हट जानी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, पहले एक जमाना था ना कि उद्योगम पुरुष लक्षणम बोलते थे, आज उद्योगम स्त्री पुरुष लक्षणम हो गया, ये नहीं बोल रहे हम किसी को। तो ये इस तरह से दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है ये। और दलित साहित्य हो, आदिवासी साहित्य हो या फिर स्त्री विमर्श हो, इनको आप लोग अंदर डीपली उतर कर जब तक अध्ययन नहीं कर पाओगे ना, एक दूसरों की समस्याओं का हल ही नहीं होगा और समझोगे भी नहीं कोई। इसलिए गहराई तक उतरना बहुत जरूरी है पाठक को। और पाठक वर्ग ऐसा हो गया कि बस नौकरी के पीछे पड़ गया, और डीपली स्टडी करना तो वो छोड़ ही दिया। आप रिसर्च का देख रहे हैं ना, 10-12 किताबें सामने रखो, 11वां 12वां तैयार कर लो। तो इसलिए ये कमजोरी पाठकों में है, और पाठकों में कमजोरी अगर पाठक चाहे तो इसको अच्छे तरह से बदलाव ला सकता है इसमें। धन्यवाद सर। आखिरी क्वेश्चन, आप इस युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो एज एक साहित्यिक छात्र या स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको ये सभी मेरे विद्यार्थी मित्रों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि भविष्य में कोई भी भाषा बड़ी छोटी नहीं होती है, और साहित्य तो साहित्य होता है, चाहे आप इंजीनियरिंग करो, साइंस में साइंस टेक्नोलॉजी में आप पारंगत हो, लेकिन भाषा के माध्यम या साहित्य अगर आपके पास नहीं है तो कोई संस्कार नहीं होगा। समाज में ना एक दूसरों के ऊपर भरोसा करना आप लोग छोड़ दोगे। तो इसलिए साहित्य का अध्ययन करना मतलब एक परिवार को एक साथ लेकर चलना है। ये सारी ट्रेनिंग जो है ना साहित्य आपको देगा, टेक्नोलॉजी नहीं देती। टेक्नोलॉजी तो क्या है ना, वो अलग अलग स्क्रू पर ये वगैरह ले लो, जोड़ते चले जाओ और बाद में निकाल दो तो अलग अलग पार्ट हो जाएंगे सभी।
तो साहित्य किसी को तोड़ता नहीं है, सिर्फ जोड़ता है, और जोड़ने का काम सभी को करना चाहिए। चाहे आप टेक्नीशियन हो, फिर भी साहित्य का समय मिलने पर एकांत कहानी उपन्यासों को पढ़ते ही रहना चाहिए। तभी को तो पता चलेगा कि मेरे अपने सगे संबंधी भाईचारे ये वाले जो रिलेशंस होते हैं, कौन है कौन नहीं, ये सारा पता चलेगा। टेक्नोलॉजी रिलेशंस नहीं सिखाता कभी। यही मेरा संदेश होगा शिमू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके मुझे, और आप लोगों ने मौका दिया मैडम, और आपके पूरी टीम इतनी तैयारी के साथ इतने सारे पार्टिसिपेंट्स को जोड़ा है ना आपने, बहुत तारीफ के काबिल है मैडम। जी रियली सर, बहुत खुश। थैंक यू धन्यवाद सर। मैडम। जी, और अब राठौर सर को मैं बुलाना चाहूंगी। सर, राठौर सर आपके गुरु हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं हमारे राठौर सर, अक्सर आपके बारे में बात करते रहते हैं। तो राठौर जी आपको औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, और मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करती हूँ कि आपको गूगल फॉर्म भेज दिया गया है बच्चों, आप उसे फिल कर दीजिए। और आपको हमारी ओर से पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना हेक्टिक दिन रहा आज आपका, मगर आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। थैंक यू किड्स। तो राठौर सर, आप प्लीज अपना धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। जी सर। जी मैडम, मेरी आवाज आ रही है मैम? आ रही है सर, क्या आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? वीडियो मैडम, ये थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, बारिश भी हो रही है यहाँ पे, हो सकता है। जी सर, आप बता दीजिए। आवाज आ रही है मैडम? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। सर प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष और हमारे कॉलेज के भी 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में जो अमृत महोत्सव के अंतर्गत हिंदी विभाग द्वारा एक व्याख्यान माला आयोजित की जा रही है, उसमें आपने जो हमें समय दिया सर, इसलिए आपका धन्यवाद। आपके व्याख्यान में बहुत सारे ऐसे प्रासंगिक प्रश्न थे, जो बहुत सारे सवाल थे, जिसके कारण हमारे चिंतन क्षमता में समृद्धता आई। कुछ मुद्दे ऐसे थे जो मुद्दे आज तक कुछ आलोचक उठा रहे थे, और जिस पर रिसर्च स्कॉलर हो या फिर अध्ययनकर्ता हो, वो सोच रहे थे कि इस पर क्या सवाल क्या जवाब होने चाहिए। दलित लेखन या दलितेतर लेखन जो है, स्वानुभूति और सहानुभूति का जो मुद्दा है, ये मुद्दा आज से नहीं है। ये जब से माने कि सीमंतनी उपदेश स्त्री विमर्श जब से शुरू हुआ, जब से गुलामगिरी ज्योतिबा फुले का जब साहित्य आया, तब से लेकर के आप तक ये मुद्दा आज वैसा ही बना हुआ है जैसा पहले शुरू हुआ था। स्वानुभूति और सहानुभूति का मुद्दा अभी भी और चलेगा, क्योंकि इसको अभी व्यापकता नहीं मिल पाई है। आदिवासी के सरकारी मानक क्या होते हैं, इस पर आपने प्रकाश डाला सर। संवैधानिक स्थिति क्या है, उस पर आपने प्रकाश डाला। फिर उसका जो है एकजुटता, नेतृत्व की जो तलाश है आदिवासी साहित्य को, जैसे दलित विमर्श को नेतृत्व मिला हुआ है, लेकिन आदिवासी साहित्य को अभी दलित नेतृत्व की तलाश है, क्योंकि वे जो है अपनी दुनिया में है। कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन वो आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है जहां तक कि कानून बन जाए या संवैधानिक स्थिति बने। तो उनके अधिकार जो है उनको छीनने वाले में कंपनियां है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां है ना, जल जंगल जमीन छीने जा रहे हैं। उनका विस्थापन का मुद्दा है, पर्यावरण का मुद्दा है, उनके जीवन का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। लेकिन ये हम किसी मंच पर या सरकार के सामने नहीं रख पा रहे हैं। जैसे कुछ मूल सवाल आपने उठाया आदिवासी विमर्श और दलित विमर्श के संदर्भ में। दूसरी बात सर, आपके जो व्याख्यान से हम समझ पाए, जो विभिन्न कालजयी रचनाकार है उन पर सवाल उठते रहते हैं। ये उठना भी चाहिए, क्योंकि उनकी अपना समय था, अपना विषय था, अपनी सीमाएं थी। तो जैसे जो ज्यादातर प्रचलित या फिर ज्यादा जो कालजयी रचनाकार होते हैं, उन पर तो सवाल उठने ही चाहिए, और उठते हैं, क्योंकि सवाल उठाना ही एक सफलता है। किंतु जब हम सवाल उठाते उठाते एक विमर्श पर चलते हैं, निष्कर्ष पर चलते हैं, तो हम इस बात को जानते हैं कि वो अपने समय में अपने हिसाब से वो लिख रहे थे। उसका मतलब ये नहीं है कि हमें क्यों नहीं लिखा। तो ऐसे कभी जब हम रिसर्च स्कॉलर थे, कपन पर बहुत बड़ा सवाल चल रहा था उस समय 2009-10 में, कि घिसो और माधव को ये जो है कपन लाने के पैसे जो है ये किसी होटल में जाकर खर्च क्यों कर दिए। अगर क्या ये ब्राह्मण होते या वरिष्ठ माने कि अपर कास्ट के लोग होते, तो क्या इनको ऐसे होटल में खिलाते प्रेमचंद?
तो ये हमारे प्रति जो है अन्याय करते हैं। तो प्रेमचंद जो है ऐसे क्यों नहीं लिखा कि दलित भी जो है कपन के पैसे क्यों खाएंगे, दलित है घिसु माधव इसलिए इन्होंने ऐसा लिखा। तो ऐसे कई सवाल है। उसी प्रकार आदिवासी भी आदिवासी तर साहित्य रचते हैं, वो आदिवासी जीवन को उतने सक्षम रूप से नहीं समझ पाते जो आदिवासी समझ पाते, जैसे दिली स्वानुभूति नहीं है। इसलिए सर आजकल जो एक सवाल उठ रहा है सर, वो सवाल ये है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। जैसे स्त्री विमर्श को लेकर ने सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखकर ये सिद्ध किया कि हमारे साथ स्त्रियों के साथ हिंदी साहित्य इतिहास ने कैसे अन्याय किया, और उन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ही रच दिया और बहुत ही चर्चित रहा। उसी प्रकार आपके व्याख्यान से ये एक प्रश्न निकल कर सामने आया कि दलित साहित्य को भी एक अलग पुनर्व्याख्यायित करने की जरूरत है पूरे इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में। उसी प्रकार आदिवासी साहित्य को भी एक अलग से विचार करके अपना एक इतिहास और रच कर हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। बहुत सारे प्रासंगिक सवाल थे सर जिस पर आपने प्रकाश डाला और हमें आपने समय दिया, इसलिए हम हमारे कॉलेज के सारे विद्यार्थियों की ओर से, हमारे विभाग की ओर से, विभाग अध्यक्षा की ओर से और हमारे विभाग के सारे शिक्षकगण की ओर से और टेक्नीशियन टीम की ओर से, हम सब की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सर। चलिए सर, धन्यवाद सर। मैम ओवर टू यू। नहीं सर, थैंक यू सो मच। सर हम आपसे फिर मिलेंगे, हो सके तो अगली बार हम ऑफलाइन मिलने की कोशिश करेंगे सर। और जैसे आपने कहा इस पर डिबेट होंगे, अच्छे से बढ़िया से पैनल डिस्कशन करेंगे, उसकी तैयारी में हम सब लगे हुए हैं। तो ईश्वर चाहे तो बहुत जल्दी एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे हम सब यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी प्रोफेसर्स हैं और व्याख्यान माला में जितने भी लोग आए हैं अब तक, जिसमें सभी समकालीन वरिष्ठ साहित्यकार आए हैं और साहित्यकार और फिर प्रोफेसर्स आप जैसे, हम आपको एक मंच पे बुलाएंगे, तर्क वितर्क ये सारी चीजें होंगी और हम भी अपने विद्यार्थियों के सामने साहित्य आकाश का एक विस्तृत चित्र रखने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ संध्या। और आगे गणेश फेस्टिवल आ रही है, आप सबको त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। और आज हम यहीं पे इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते।